हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो को लेकर, जो कि है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो आइए सबसे पहले इसमें जो वर्ड यूज हुआ है ज्यामिति के बारे में जानते हैं कि ज्यामिति है क्या। चलिए, तो कहता है कि ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों, बिंदु, रेखा, त्रिभुज, वृत्त इत्यादि का और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ज्यामिति एक शास्त्र है, मान लीजिए, जहाँ की आप किसी बिंदु, रेखा, त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग, फिर क्या है, पंचभुज, षटभुज जैसे आकृतियां आपको मिलती है। इन सभी आकृतियों का हम क्या करते हैं, इसमें अध्ययन किया जाता है। चलिए, तो ज्योमेट्री जो वर्ड है, यानी यहाँ आप देखेंगे तो ज्योमेट्री जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बनाना, जियो और मेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ, मेट्री का मतलब होता है मेजर। यानी इसको कह सकते हैं तो पृथ्वी को मापना या जमीन को मापना। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब होता है क्या, अर्थ और मेजर। चलिए, तो हम सबसे पहले इसके इतिहास में चलते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले इतिहास की यदि हम बात करें तो कहा जाता है कि आज से 2500 ईसा पूर्व यानी 2500 बीसी में क्या है, मिस्र और बेबीलोनिया, क्या देश का नाम था, मिस्र और बेबीलोनिया, नाम याद रखना है आपको, मिस्र और बेबीलोनिया में लोग क्या है, अधिकतर कार्यों में क्या करते थे कि ज्यामिति का उपयोग करते थे। ठीक है, वहाँ के जो निवासी थे, ज्यामिति यानी मिस्र और बेबीलोनिया को क्या माना जाता है, ज्यामिति का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, तो जैसे कि वो मापती क्या चीज़, जैसे भूमि मापने में, गोदाम को मापना है, या कोई अलग अलग व्यावहारिक जो कार्य होते थे जिसमें क्या है ज्यामिति का उपयोग होना है, उसमें क्या करते थे, वे इसका उपयोग करते थे। ठीक है, चलिए, तो मिस्र से फिर क्या हुआ कि मिस्र से फिर यह जो ज्ञान है वो यूनान पहुंचा। यूनान में भी कहाँ, ग्रीक पहुंचा। यूनान को समय लोग ग्रीक के नाम से जानते थे, तो ग्रीक पहुंचा। ठीक है, ग्रीक में क्या हुआ कि यूनानियों ने क्या किया, ज्यामिति के अंतर्गत बिंदु, रेखा और समतल से बनी आकृतियों का अध्ययन नाप जोख अर्थात मेंसुरेशन के द्वारा किया। यानी इतनी सारी जो भी आकृतियां आपको हमने दी है, इन सबों को क्या है, उन्होंने मेंसुरेशन पर इसको आधारित कर लिया। क्या किया, मेंसुरेशन पर आधारित कर लिया पूरी ज्यामिति को। ठीक है, उसके बाद क्या है कि देखिए, मिस्र और बेबीलोनिया में जन्म तो हुआ, लेकिन इसका जो मेन विस्तार हुआ है वो यूनान में होना शुरू हुआ। कहाँ से, यूनान में। यूनान में भी एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था, थेल्स। थेल्स ने क्या किया कि उन्होंने इसको क्या किया, ज्यामिति को और पढ़ाना वहाँ शुरू किया। क्या किया, उनके जो कुछ मित्र थे, यानी थेल्स ने क्या किया कि अपने मित्रों को ज्यामिति क्या किया, पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, सबसे पहले आपको बताते हैं थेल्स कौन थे। तो चलिए जानते हैं थेल्स के बारे में। तो थेल्स जो था, मिलेट्स नगर का एक व्यापारी था। थेल्स कौन था भाई, तो मिलेट्स नगर का एक व्यापारी था। ध्यान से सिर्फ आपको सुनना है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। थेल्स क्या था कि एक मिलेट्स नगर का एक व्यापारी था। उसने क्या किया, प्रारंभ में अपने जो व्यापार था उससे बहुत पैसा कमाया। क्या किया, बहुत पैसा कमाया। बाद की आयु यानी जब उसका क्या है, युवावस्था गुजर गया, जब वो वृद्धावस्था में आया, तो उसने क्या किया कि अपना अधिकतर समय जो क्या करता था, वो अध्ययन और यात्रा में लगाता था। क्या क्या चीज़ में लगाता था, अध्ययन और यात्रा में। इसी अध्ययन के बदौलत उसने क्या किया, अपने मित्रों को पढ़ाना शुरू किया ज्यामिति। ठीक है, पढ़ाना शुरू कर दिया। थेल्स का एक शिष्य था, थेल्स का एक शिष्य था जिसका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था, पाइथागोरस नाम था। आप पाइथागोरस से नाम जानते होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए, इसको तो आप बेखूबी जानते होंगे कि पाइथागोरस के बारे में।
तो क्या किया कि पाइथागोरस ने क्या किया कि एक स्कूल स्थापित किया, स्कूल अपना खुद का बनाया और ज्यामिति के कई परिणामों को क्या किया, पाइथागोरस ने सिद्ध किया, जिसमें कि हम क्या है इस पाइथागोरस प्रमेय को भी जानते हैं। ठीक है, अब क्या किया कि यूनान में जब क्या हुआ, एक और गणितज्ञ का जन्म हुआ जिसका नाम था यूक्लिड। क्या नाम था? यूक्लिड नाम था उसका। ठीक है, यूक्लिड का जन्म हुआ। इसका जो जीवन काल है माना जाता है 300 बीसी। यूक्लिड का जन्म कब हुआ? तो 300 बीसी में हुआ था। ठीक है, जिसे कि ज्यामिति का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्यामिति का पिता कहा जाता है। किसे? यूक्लिड को। इसने क्या किया? नई परंपरा का क्या किया? निर्माण किया। नई परंपरा क्या थी? तो इसको समझिए। कहा जाता है कि ज्यामिति के अध्ययन में क्या किया, इन्होंने विचार विमर्श की एक नई परंपरा शुरुआत की। क्या किया इसने? ज्यामिति में एक नई परंपरा बना दी जिसमें विचार और विमर्श किया जाता था, जिसे क्या है हम अभिगृहित कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिगृहित, यानी जो चीज़ विचार या विमर्श पर सिद्ध होता है उसे हम अभिगृहित कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिगृहित कहते हैं। या इसको क्या कह सकते हैं कि जो तर्क द्वारा क्या है सिर्फ बातों बातों में ही क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए, उसे हम अभिगृहित करते हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया कि इसी तर्क और अभिगृहितों की सहायता से उसने क्या किया कि 13 खंड वाली एक पुस्तक लिखी। 13 खंड वाली एक पुस्तक लिखी जिसे द एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? द एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि ज्यामिति का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? मिस्र और बेबीलोनिया। कहाँ था? मिस्र और बेबीलोनिया है। मगर इसका जो विश्व रूपांतरण हुआ यानी विश्व में प्रचलित हुआ, इसका मेन वजह क्या था? यूनान। यानी यूनान में जाकर थेल्स हो गए, पाइथागोरस है, यूक्लिड, इन सबों के द्वारा क्या है कि बहुत सारे नियम आ गए, बहुत सारे विचार विमर्श आए, जिसके कारण क्या है कि ये जो है विश्वविख्यात हुआ। ऐसा बात नहीं कि इसमें हमारे देश के कुछ लोग नहीं थे, इसमें हमारे देश के ही बहुत लोग थे। जैसे में आप जानते होंगे आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट ने भी क्या किया कि बहुत सारे चीज़ का मतलब सिद्ध किया। जैसे में आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया, ये सब जो चीज़ क्या है कि आर्यभट्ट के द्वारा सिद्ध किया गया। भास्कर का नाम सभी जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का एक अतिरिक्त इसने क्या किया? प्रमाण दिया। ठीक है, और समबाहु समद्विबाहु या फिर गोला आपका हो गया, तो इन सब चीज़ का सूत्र किसने दिया? तो आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार कुछ लोग हुए, जैसे में और एक हैं ब्रह्मगुप्त। क्या नाम है उनका? ब्रह्मगुप्त हुआ, जिसने कि चक्रीय चतुर्भुज, क्या नाम था उसका? चक्रीय चतुर्भुज का क्या किया? इन्होंने फॉर्मूला दिया। इस प्रकार हमारे देश में ही बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने ज्यामिति पर काफ़ी रिसर्च किया और ज्यामिति को देश में आगे और विकसित किया। तब चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक सवाल जो लगभग के मन में घूमता है कि ज्यामिति के अध्ययन का महत्व क्या है। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। तो कहा जाता है कि ज्यामिति के अध्ययन की आवश्यकता के मूल कारण हैं, कुछ मूल कारण हैं जिसके कारण क्या है कि ज्यामिति का जो अध्ययन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसे पहला है कि विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान जीवन में उपयोगी एवं अति आवश्यक है। ठीक है, इसकी जानकारी ज्यामितीय के अध्ययन से ही मिल सकती है। यानी मान लीजिए कहीं आप मकान बना रहे हो तो मकान में पिलर बनता है। ठीक है, ईंटे का दीवार है, या क्या है कहीं आयताकार है, ज़मीन नापना है। तो इस तरह की बहुत सारे कामों में क्या है हम लोग ज्यामिति का उपयोग करके क्या है कि वहाँ उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, दूसरा है कि ज्यामिति के अध्ययन से तर्कगत चिंतन यानी लॉजिकल जो रीजनिंग होती है वो मजबूत होती है कि कदम कदम पर आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ज्यामिति के अध्ययन द्वारा पाठकों के मस्तिष्क में तर्कगत चिंतन करने की आवश्यकता होती है। आप जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं SSC वगैरह का, या फिर CGL है, या आप LDC वगैरह किसी का आप एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत सारे लोग लॉजिकल रीजनिंग वहाँ पूछी जाती है, जिसमें क्या है ज्यामिति का उपयोग होता है, ज्यामितीय फिगर का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण क्या है कि हमारी जो मेमोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करती है। इसके कारण भी क्या है कि ज्यामिति का जो अध्ययन होता है उसका महत्व क्या होता है?
बढ़ जाता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं यूक्लिड के द्वारा कुछ दी गई परिभाषाएं। चलिए, सबसे पहले तर्कगत चिंतन के आधार पर देखिए उन्होंने क्या क्या बताया कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। यानी एक आप पॉइंट ले लें तो न तो इसमें लंबाई है, न चौड़ाई है, न ही क्या है मोटाई है। तो इसलिए क्या है, एक बिंदु सिर्फ ऐसे ही परिभाषित है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। चलिए, उसी प्रकार दूसरी परिभाषा है कि एक रेखा चौड़ाई नहीं होती लेकिन लंबाई होती है। एक रेखा है तो आप क्या है इसकी जो है इस रेखा की आप चौड़ाई तो नहीं बता सकते लेकिन क्या है आप लंबाई जरूर बता सकते हैं कि इस रेखा की क्या है लंबाई क्या है। इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट है, एक रेखा के सिरे दो बिंदु होते हैं। एक रेखा है, इसका जो सिरा होता है दो बिंदु होता है। चलिए, ये चीज़ भी प्रूव्ड है। चलिए, बातों में चलिए नेक्स्ट है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। एक सीधी रेखा है ना, क्या है, एक ऐसी रेखा है जो स्वयं बिंदुओं के साथ सपाट रूप में है। ठीक है, चलिए ये भी सिद्ध है। एक पृष्ठ वह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। एक पृष्ठ, आप जमीन पर क्या एक फिगर ऐसे बना लें तो इसमें क्या आप इसकी ऊंचाई बता सकते हैं, नहीं बता सकते, लेकिन आप लंबाई बता सकते हैं और चौड़ाई बता सकते हैं। चलिए, उसी प्रकार कहता है कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। पृष्ठ का जो किनारा होता है, ये जो किनारा दिख रहा है ये क्या है, एक रेखा ही तो है। चलिए, ये भी प्रूव्ड है। नेक्स्ट है आपका कि एक समतल पृष्ठ यानी प्लेन सरफेस ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित रहता है। एक समतल पृष्ठ बना लें कैसे भी, ठीक है, ऐसे बना लें या आप ऐसे बना लें तो क्या स्वयं एक सीधी रेखा के साथ, क्या हम आयत को ऐसे बनाते हैं ऐसे करके, नहीं, हम ऐसे नहीं बना सकते। त्रिभुज है तो क्या हम ऐसे बना सकते हैं, नहीं, ये क्या एक सीधी और सपाट रेखा के द्वारा क्या है घिरा होता है। तो ये थी कुछ यूक्लिड की परिभाषाएं। तो आइए जानते हैं अभिगृहित और अवधारणाओं के बारे में। चलिए, तो अभिगृहित और अवधारणा के बारे में जानने से पहले उसकी परिभाषाएं जानना क्या है महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अभिधारणा क्या है, कहता है अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के साथ किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित हैं। यानी अभिधारणा जो क्या है, एक ऐसी कल्पना है जिसमें ज्यामिति क्या है होना ही होना, यानी उससे ही संबंधित चीज़ें हैं। लेकिन अभिगृहित क्या है, अभिगृहित कहता है वे कल्पनाएं थीं जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था। यानी आप ये कह सकते हैं कि अभिधारणा वो चीज़ें हैं जिसमें ज्यामिति आपको होना ही होना है, लेकिन क्या है कि अभिगृहित में ज्यामिति हो भी सकता है और ज्यामिति का उपयोग नहीं भी हो सकता है। यानी आप एक नोट जान लीजिए कि अभिगृहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती हैं जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यानी आप ये चीज़ें कह सकते हैं कि अभिधारणा, अवधारणा और अभिगृहित जो वर्ड है वो क्या है, अपने आप सिद्ध हैं, उसको आपको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इस चैप्टर में हम सिर्फ यूक्लिड के बारे में जानेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम भी है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो चलिए जानते हैं यूक्लिड के दिए गए कुछ अभिगृहित के बारे में। तो कहता है एक वस्तुएं जो केवल एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी अगर मान लें एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा क्या है, किसी और एक रेखा के बराबर है, क्या है, मान लो ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है। तो यदि तो क्या है, एक रेखा यदि दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, मान लो ये भी एल है, ये भी एल है, तो क्या एक दूसरे के बराबर होंगे ना। तो ये क्या है, ये यही था। दूसरा है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी बराबर होते हैं। मान लीजिए कि ए बी क्या है, ठीक है, बराबर को बराबर में जोड़ा जाए, ए बी बराबर सी डी है, ठीक है, ए बराबर सी डी है। यदि मान लो कि ए बी में पी क्यू जोड़ा गया और सी डी में भी पी क्यू जोड़ा गया तो मान फिर भी क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए तो हो गया, यानी कि रेखा का नाम है भी। कहता यदि बराबरों को बराबरों में घटाया जाए तो पूर्ण प्राप्त भी बराबर। यदि ए बी रेखा में पी क्यू घटाया जाए इसी के हिसाब से और सी डी रेखा में भी पी क्यू घटाया जाए तब फिर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो
चौथा है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। परस्पर संपाती का मतलब होता है एक दूसरे पर यदि उसको गिरा दिया जाए तो पूर्णतः क्या होंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे, तो क्या होंगे, वो तो बराबर होंगे ही। चलिए नेक्स्ट कहता है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, इसका नाम है ए बी, इसके बीच में कोई डॉटेड लाइन पी दे दिया जाए तो क्या ए पी जो होगा यानी ए बी लाइन जो होगा वो ए पी से बड़ा होगा ना। चलिए तो यही चीज़ आपको यहाँ देखना था कि जो पूर्ण भाग होता है यानी पूरा भाग अपने किसी छोटे भाग से क्या होगा, बड़ा होता है। नेक्स्ट जगह है एक ही वस्तु के दुगने के परस्पर बराबर होते हैं, यानी एक यदि वस्तु को दुगना कर दिया जाए तो फिर भी क्या होंगे, बराबर। यानी समझिए ए बी कोई लाइन है और सी डी भी लाइन है जो दोनों को दोनों क्या है, बराबर हैं। यदि इसको दुगना कर दिया जाए, इसको स्क्वायर कर दें या इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये फिर भी बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। चलिए नेक्स्ट है एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। यदि ए बी लाइन सी डी है, ठीक है, 2 लाइनें हैं ए बी और सी डी जो दोनों दोनों क्या है, बराबर हैं। यदि ए बी को आधा कर दिया जाए, सी डी का आधा कर दिया जाए तो 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी डी, क्या ये बराबर नहीं होंगे, तो बिल्कुल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यूक्लिड की जो अभिगृहित हैं वो क्या है, अपने आप तर्क के द्वारा ही सिद्ध हैं, तो इसको आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। तो चले चलते हैं अभिधारणाओं के तरफ। चलिए अभिधारणाएं जो हैं यूक्लिड की कुल 5 हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन है, कहता है कि यूक्लिड की पहली अवधारणा, चलिए चलते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, एक बिंदु है, दो बिंदु है, कहीं भी रहे, वो सीधा हो तिरछा हो, आप उससे क्या है एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ है तो हम इसको ऐसे चलाएंगे, तब तो कोई होगा ही नहीं। ठीक है, एक बिंदु छूटना नहीं चाहिए। आप 2 बिंदु आप कहीं भी ले लीजिए, आप क्या हमेशा एक सीधी रेखा ही खींचिएगा। दूसरी अभिधारणा है एक शांत रेखा जिसका 2 अंत बिंदु हो अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी समझे 2 बिंदु से एक रेखा है तो जिस रेखा का क्या अंत है उसको हम आगे तक नहीं बढ़ा सकते, दोनों तरफ हम क्या इसको अपरिमित यानी हम इसको बढ़ा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये भी क्या है, सिद्ध है। तीसरा है किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी एक मान लीजिए हमने एक बिंदु मान लिया, अपने आप अपने मन से एक लाइन ले लिया, क्या हम उस पर एक वृत्त नहीं खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं, ये हमारी मानना है, आप भी क्या है खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें चौथा अभिधारणा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण, चलिए एक समकोण हमने ऐसे ले लिया, क्या ये समकोण ऐसे लेंगे तो क्या ये बराबर नहीं होंगे, क्योंकि समकोण क्या है सभी आप कैसे भी खींचे तो मान हमेशा क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो एक समकोण दूसरे समकोण की क्या, तो अब हम क्या है यूक्लिड की यदि 5वीं अभिधारणा की यदि बात करें तो इसे एक और नाम दिया गया है जिसे कहते हैं प्लेफेयर का नियम। आपको आगे चैप्टर में आपको कहीं पर लिखने के लिए मिल जाएगा कि प्लेफेयर के नियम को लिखें या प्लेफेयर की अभिधारणा को लिखें। तो सीधा याद रखना यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा ही प्लेयर की अवधारणा है। तो देखिए कहता है यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखा पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलाकर 2 समकोणों से कम हो तथा वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग 2 समकोणों से कम होता है। चलिए तो देखिए कहना क्या चाहता है इसमें कि मान लीजिए कि कोई लाइन ऐसे है, ठीक है, इस पर क्या है कि एक समकोण मतलब एक सीधी रेखा गिरती है, तो कहता एक ही और 2 कोण अंतःकोण जहाँ का मान क्या हो 90 डिग्री से, मतलब यदि 2 को जोड़ लें तो इन दोनों को मिलाकर जो मान है वो 180 डिग्री होना चाहिए। 2 समकोण यानी 90 180 होना चाहिए। तो कहता है कि यदि लाइन को बढ़ाया जाए, लाइन को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो आप देखेंगे कि जब ये लाइन बढ़ेगा तो ये इधर ही कटेगा जिधर क्या होगा कोण जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्या है, प्रूव्ड हो गई, और इसी को हम लोग प्लेफेयर के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, साध्य और प्रमेय के बारे में जानते हैं।
चलिए अब हमारे सामने साध्य या प्रमेय। तो देखिए प्रमेय देखिए है क्या है, साध्य कहते हैं जिस कथन को सिद्ध किया जाता है उसे प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। जैसे बहुत सारे प्रमेय हैं, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर में भी आपको एक प्रमेय है, इस प्रमेय को क्या करना है? सिद्ध करना है। चलिए प्रमेय है हमारा, दो भिन्न रेखाओं में से एक अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकती। ठीक है, दो भिन्न रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद होगी तो उभयनिष्ठ बिंदु कितने होंगे? एक होंगे। तो यहाँ कहता है कि एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। ये चीज़ आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे कि माना दो भिन्न रेखाएं, क्या है? भिन्न रेखाएं P तथा Q है। P तथा क्या है? Q है। मान लेते कि दो भिन्न रेखाएं क्या है? P और Q है। ठीक है, चलिए कहता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? कि P तथा Q में क्या है? P तथा Q में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। क्या है? एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? नहीं है। चलिए हो गया। अब प्रमाण, क्योंकि सिद्ध करने में क्या है? प्रमाण देना बहुत ही जरूरी है। तो लिखेंगे कि माना दो रेखाएं, क्या है? माना दो रेखाएं P तथा Q में दो बिंदु, क्या है? दो बिंदु, क्योंकि हमको एक बिंदु कहता है, लेकिन क्या है? दो बिंदु मानने की तो करना पड़ेगा ना कि हाँ, फिर वो नहीं होगा, मतलब एक ही बिंदु होगा। दो बिंदु A तथा B उभयनिष्ठ हैं। क्या है? उभयनिष्ठ हैं। लेकिन हमारा एक अभिगृहित है जो इस बात का खंडन करता है। अभिगृहित में दिया है कि दो भिन्न बिंदुओं द्वारा एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। रेखा खींची जा सकती है। यानी आपको बताया गया था ना कि आप दो बिंदु कहीं भी ले लीजिए, आप सिर्फ एक सीधी रेखा क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिंदु एक यहाँ यहाँ तो यहाँ कर लीजिए, तो आपका ये चीज़ गलत है, लेकिन ये क्या रहेगा? सही रहेगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बताना था। तो क्या हुआ? हमारा मानना गलत हुआ। क्या हुआ? हमारा मानना क्या हुआ? गलत हुआ कि दो भिन्न बिंदुओं में से एक से अधिक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि हमारा मानना क्या है कि दो भिन्न बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है, या आप लिख सकते हैं कि दो भिन्न रेखाओं से एक से अधिक बिंदु घनिष्ठ नहीं हो सकते। तो यही था आपका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।